नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। आज से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान और जय मां गंगा और यमुना के जयकारों के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस दिव्य पल के साक्षी बने। गंगोत्री के कपाट खुलने के समय हजारों तीर्थयात्री मंदिर प्रांगण में मौजूद रहे। इस दौरान हर हर गंगे और मां गंगे की जयकारों के साथ पूरा गंगोत्री धाम गूंज उठा। बोल गंगा मैया की जय। आराधयामि सकल कर शुभंगे स्वर्ग सोपान संगे। चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज के इस पावन अवसर पर खुल चुके हैं। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं और इसी के साथ विधिवत चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच बता दें कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे, जो कि श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त हर्ष का माहौल बना हुआ है। और जिस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, चारों ओर मां गंगा के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा और श्रद्धालुओं की वो आस्था साफ झलकती हुई नजर आई। उनकी मौजूदगी वहां इस बात की साक्षी बनी, क्योंकि उन्हीं के मौजूदगी में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए और उन्होंने सबसे पहले दर्शन किए। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस खास पल के साक्षी बनते हुए नजर आए, जब उन्होंने पूजा अर्चना में सहभागिता ली और उसके बाद उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भगवान केदारनाथ के पंचमुखी जल उत्सव विक्रय टोली सुबह शीतकालीन गति ओंकारेश्वर मंदिर से भव्य रूप से धाम के लिए रवाना हुई है। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना, आर्मी के बैंड की मधुर धुनें और परंपरागत रीति रिवाजों के बीच मंदिर में परिक्रमा कर डोली आगे बढ़ी है। इस मौके पर देश दुनिया से आए हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हरिद्वार में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 71वां संन्यास जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद दिया और अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। हम सभी जानते हैं योग पुरुष महाराज जी ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा समाज का काम किया है। आज भी उनके अंदर वो तपत्व उनका दिखता है, जो उन्होंने स्वयं के लिए न जीकर देश और समाज के लिए और धर्म के लिए जो उन्होंने अपने को लगातार समर्पित किया। आज हमारी सरकार भी लगातार उनसे प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देवभूमि को लगातार, चाहे हमारा केदार खंड हो, चाहे वो हमारा मानस खंड हो, लगातार उसके विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारे बद्रीनाथ धाम में आज मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको एक भव्य बद्री और दिव्य बद्री के दर्शन होंगे। केदारनाथ जी के बारे में हम सब जानते हैं कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा का पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार से अगले वर्ष हमारे यहाँ कुंभ मेला आयोजित होना है। आप सबके पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में भव्य और दिव्य मेला यहाँ पर होना है। उसके लिए लगातार यहाँ पर गंगा कॉरिडोर बनाए जाने पर गंगा के अनेक तटों का, घाटों का पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है, यहाँ भी और ऋषिकेश में भी।
मां शारदा का तट, मां पूर्णागिरी का धाम, जो कि एक आप सब जानते हैं, उस धाम में मां शारदा के स्थान पर वहां पर शारदा कॉरिडोर बनाने की दिशा में भी तेजी से वहां पर काम किया जा रहा है, जहां लाखों लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। इसी प्रकार से विकासनगर से आगे हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ बनाए जाने पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य आज सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। देहरादून में हमने हिंदू स्टडी सेंटर इसकी स्थापना की है, इस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है। यहाँ शोध भी होगा, अनेक प्रकार के जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको पढ़ने के लिए आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़े, हमारे नौजवान युवा उससे प्रेरणा लें, वहां से अनुसंधान करें, शोध करें, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने जहां सभी की समानता के लिए, मुझे ये कहते हुए आप सब पूज्य संतगणों के बीच में इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के आज भक्त श्रद्धालुगण यहां पहुंचे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून आज सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ सबको शिक्षा का अधिकार मिले, हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, बड़ी हमने देवभूमि का देवत्व तो बचा रहना चाहिए, देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि के बारे में केवल उत्तराखंड देवभूमि के लोग नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और दुनिया के सनातनियों की एक सोच है, एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है, देवभूमि है, तो इसके देवत्व को कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं पर हरी चादर डालकर जो हजारों हजार एकड़ जमीन यहां पर अतिक्रमण की हुई थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी हमने किया। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद, इस पर हमने बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से लगातार कार्रवाई की है। ये अभियान हमारा चल रहा है और अभी तक 12,000 एकड़ जमीन इस लैंड जिहाद से हमने मुक्त कराने का काम किया है। बहन बेटियों का जीवन खराब न हो, उनके साथ धोखा न हो, उनके जीवन को कोई भी जो है कहीं खराब करने की स्थिति में कोई सोचना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात, सोच भी न पाए। इसलिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून भी यहां लेकर आए हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, कि हम देवभूमि को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उनको किसी प्रकार का संशय न हो, कोई संदेह न हो। आप सबकी प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। यहां पर चूंकि आज चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, मैं एक बार फिर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि तमाम प्रकार की बातें बीच में आई थी कि चारधाम यात्रा में ये कमी होगी, वो कमी होगी, क्योंकि मिडिल एशिया में युद्ध चल रहा है, युद्ध वहां चल रहा है, यहां पर हमारी चारधाम यात्रा भी चल रही है, हमारे पवित्र सब त्योहार भी हो रहे हैं। जो भी आएगा, जो भी भक्त आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उन सभी को हम दर्शन कराएंगे, उनको बिल्कुल बिना दर्शन के यहां से वापस नहीं जाने देंगे। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, सभी व्यवस्थाएं हमने की हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से पूज्य युग पुरुष महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हों, संन्यास जयंती पर, उनकी संन्यास जयंती पर कि वो जो महाराज श्री 51 से ज्यादा, 91 से ज्यादा के हो गए, तो 71 के तो सन्यासी हैं। ये वो हम और आप पैदा नहीं हुए थे तब। वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सब सनातनियों को मिलता रहे। मैं इतनी प्रार्थना करते हुए
अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। सुनते हैं। गणेश जोशी जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के क्या कुछ कहना है? कांग्रेस ने जिस तरह से पास नहीं होने दिया बिल को, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। वो भाषणों में कुछ कहती है, मंचों पर कुछ कहती है, और धरातल पर जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है उसका विरोध करती है। और कल इस प्रकार से 71 करोड़ जो देश की आबादी है उनके सपनों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस, सपा, तृणमूल व डीएमके ने किया। आने वाले समय में इसका जवाब हमारी मातृशक्ति उनसे देगी। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, इस राज्य का निर्माण ही मातृशक्ति ने किया। और यहाँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 में मातृशक्ति एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और उनका हिसाब किताब कर देगी। किस तरह के काम आप गिनाना चाहेंगे मोदी सरकार ने किए हैं महिलाओं के? आज क्या 370 की बात हो, चाहे महिलाओं की जो 3 तलाक की बात हो, चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, चाहे 46 साल पुरानी वन रंग वन पेंशन की बात हो, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं। और आज ये एक कल जो है एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। अच्छा होता कि ये लोग उसमें सहयोग करते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ये हमेशा महिला आरक्षण के विरोधी रहे हैं और इसका जो है अब खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। गणेश जोशी जी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना होगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कई तरह के काम महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने किए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने को लेकर महिलाओं में कांग्रेस पार्टी के लिए आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके चलते देहरादून के सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और जाम करके नारेबाजी भी की। वही मौके पर महिलाओं से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। सुनते हैं। शक्ति वंदन अधिनियम बीजेपी सरकार जो है वो सदन में लेकर के पहुंची थी, लेकिन वो पास नहीं हो सका। उस कानून को गिरा दिया गया, जिसके बाद महिलाओं में आक्रोश ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रहा है। तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई हैं और इस का विरोध भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस को क्या ही दिक्कत थी, क्यों ये पास नहीं होने दिया। किस रूप में आप देखते हैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, ये जो पास होना था और नहीं हो सका, क्या कहेंगे? हम महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे कि अब महिलाओं को भी नेतृत्व में आगे मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से महिलाओं के आशाओं को निराश किया है ये बहुत ही निराशाजनक है। हमें भी लग रहा था कि अब आम परिवार की महिलाएं भी, गरीब महिलाएं भी संसद में विधायक बनेंगी, आगे आएंगी, लेकिन विपक्ष ने हमसे बहुत बड़ा मौका छीन लिया है, जिसका जवाब उन्हें अब जब वो जनता के बीच में वोट मांगने आएंगे ये सभी महिलाएं देंगी उनको कि जब आप इन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे तो किस आधार पर आप इनके पास वोट मांगने आ रहे हैं। तो हम उनको इस चीज़ का जवाब जरूर देंगे कि जब आप महिलाओं को रोक रहे हो आगे बढ़ने से तो आपका कोई अधिकार नहीं कि उन महिलाओं के पास आने का भी। नारी विरोधी है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन आप लोग दर्ज भी करा रहे हैं? आज हम विपक्ष का पुतला भी फूकेंगे और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम हमेशा उनका विरोध करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैडम, किस तरह से इस बिल को देखती हैं? नारी वंदन अधिनियम जो बिल लेकर के आए थे और ऐसे में नहीं हुआ ये पास, तो अब किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बस आज हम उनका पुतला फूक रहे हैं, जोर शोर से आ रखे हैं। इतनी महिलाएं भर भर के आ रखी हैं, सब आक्रोश में हैं, सबको गुस्सा है। मतलब इतने धूप में अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के सब आ रखे हैं, तो बस उनको जला देंगे आज। अच्छा, कितना फायदा होता अगर ये बिल पास हो जाता, तो क्या कहेंगे आप इसको? फ़ायदा तो ये होता कि जो महिलाएं अपनी भागीदारी घर में अच्छी निभाती हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी वो अपनी भागीदारी अच्छी ही निभाती, और जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो केंद्र में अपने मुद्दे उठाती अपनी बहनों के लिए। धन्यवाद। मैडम, किस तरह से देखते हैं इस बिल को, और क्योंकि अब पास तो नहीं हो पाया, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर?
अभी हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था, और जो महिलाओं का सम्मान करेगा वो भारत में राज करेगा। क्योंकि अगर महिलाओं के लिए कोई रोक लगाता है तो ये गलत बात है। इसके खिलाफ आज हम लोग जुलूस भी निकाल रहे हैं, पुतला भी फूकेंगे। तो क्या कांग्रेस ने नहीं होने दिया? अब ये विपक्ष पार्टियों ने होने नहीं दिया है। मेरा तो यही कहना है, जो महिलाओं का सम्मान करेगा वो भारतवर्ष में राज करेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिनके पास पहुँचेंगे। मैडम, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के, क्योंकि पास नहीं हुआ और ऐसे में कितना नुकसान आप मानते महिलाओं के लिए? देखिए, नुकसान की तो बात, ये तो पूरा राष्ट्र की महिलाओं के लिए नुकसान की बात है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो कहाँ गई, क्या ये बिल जो हो रहा था क्या भाजपा महिला मोर्चा के लिए हो रहा था? ये पूरे देश की बहनों के लिए हो रहा था, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन वो काला दिन था जिस दिन कांग्रेस के लोगों ने या अन्य नेता दल ने इनका विरोध किया। मैं तो ये कहती सबको सद्बुद्धि दे। एक मोदी जी हैं जो देश में अपने बहनों को आगे बढ़ाने के लिए पल पल उनका यही एक ध्येय है, जो हमारी बहनें कहाँ वो समांतर रेखाएं पे आए और वो बराबरी के भागीदारी बने, उनके लिए रात दिन प्रयास करे हैं। लेकिन हमारे अपनी भाजपा महिला मोर्चा की सभी बहनों को पूर्ण विश्वास है मोदी जी ये बिल जरूर पास करवाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कितना नुकसान आप मानते हैं और किस तरह के काम आप ऐसे हैं जो गिनवाना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छे किए हैं? देखिए, ऐसे एक दो काम हो तो गिनाऊं, कितने सारे काम हैं ऐसे जो मोदी जी सिर्फ महिलाओं के बारे में इतने सोचते। क्या नहीं किया महिलाओं के लिए, क्या नहीं किया? वो शौचालय से लेकर के जल नल सब कुछ दिया अपनी बहनों को, फ्री की बिजली दी, फ्री के गैस कनेक्शन दिए। तो देश की महिलाओं की जान है मोदी जी में बसते हैं और मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है जो जरूर ये बिल पास कराएंगे। मैडम, किस तरह से आप इस बिल को देखते भी हैं, और क्योंकि लगातार तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई थी, मैडम किस तरह से देखते हैं इस बिल को और क्या कहेंगे इसको लेकर कि महिलाओं के लिए अगर ये बिल पास हो जाता कितना फ़ायदा हो जाता है इससे? हम सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए किया हुआ है, तो हमारी महिलाओं को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला था। लेकिन जो विरोधियों ने इस तरह का काम किया उससे हमें बहुत दुख होता है इस बात के लिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अपना जो विरोध है वो भी प्रदर्शित कर रही हैं, और वो इसी बात को कह रही हैं कि आखिर विपक्षी दलों को क्या ही इससे दिक्कत थी जो ये बिल पास नहीं होने दिया। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो कि विरोध कर रही हैं और जो पुतला भी दहन कर रही हैं, और साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह की दिक्कतें इस बिल के ना होने से हुई हैं। मैडम, किस तरह से इस बिल को देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी तो लिया जी, क्या कहेंगे आप कि बिल पास नहीं हो सका, महिलाओं को किस तरह की दिक्कतें होंगी अब इससे? देखिए, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी रही है। इतने सालों से उनके हाथ में सत्ता रही, उन्होंने कभी भी महिलाओं की नहीं सोची। वो महिला विरोधी रही है, परिवारवाद रहा है उनमें, और ये सब चुंगू मुंगू सब ने मिलके महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि इन्हें लगा सत्ता हाथ से चले जाएगी, इसलिए इन्होंने इस बिल को रोका है। और मुलायम सिंह तो हमेशा से महिला विरोधी रहे हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तब भी यही चल रहा था। मुलायम सिंह ने उत्तराखंड की महिलाओं के साथ क्या किया है, और हम मोदी जी के साथ हैं। पूरी महिला शक्ति मोदी जी के साथ है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और पुतला जो है वो भी कांग्रेस का दहन कर रही है। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि वो लगातार परिस्थितियों, संसाधन और कई मुद्दों का गहन मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई विषय ऐसे हैं जिन पर अभी भी समाधान और स्पष्टता की आवश्यकता है, तो उन सभी पहलुओं को समझने का प्रयास हो रहा है। कह रहा हूँ कि हमारी भी कोई शंकाएं है ना, उसका भी समाधान होना है। बहुत सारी शंकाएं, इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, और उस मूल्यांकन के आधार पर और अभी देखूंगा कि मैं इसको दिमाग और शरीर को कुछ और ताजगी की जरूरत है। नहीं तो समाज, लोग, सवाल, ये सब चीजें थी, तो मगन में रहना चाहिए। आपको जाकी रही भावना, जैसे आप जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देखें। हम
हम तो इसको मौसमी फलूं के जायके के रूप में देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बड़े बदलाव किए हैं। अब चारों धामों में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या की सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। वहीं भीड़ प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत दिन में केवल सामान्य दर्शन होंगे और विशेष पूजा अर्चना रात के समय की जाएगी। सुरक्षा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा और रील बनाने का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था भी की जा रही है और इसके अलावा केदारनाथ में वीआईपी दर्शन अब केवल सरकारी प्रोटोकॉल वालों तक सीमित रहेंगे। नैनीताल में इन दिनों 3 युवाओं की एक अनोखी यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले ये 3 युवक स्केटिंग के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करने के संकल्प के साथ उत्तराखंड पहुंचे हैं। करीब 48 घंटे नहीं बल्कि 48 दिन पहले शुरू हुई इस साहसिक यात्रा के दौरान वो भीमताल होते हुए प्रसिद्ध कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन किए। इन युवाओं का लक्ष्य स्केटिंग करते हुए देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन करना है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति और धार्मिक जागरूकता से जोड़ना है। मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। मेरा यात्रा का जो 48 दिन है। मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ कैची धाम होते, मेरे यहाँ 3रा ज्योतिर्लिंग होता है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है गणेश स्केटर, जो कि वो भी मेरे साथ से बिहार वैशाली जिला विद्युतपुर से बिलोंग करते हैं। ये भाई MP से है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल TV। नमस्कार।